नमस्कार, मैं सिरांधा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। गेहूं की समय से बोई गई फसलें इस समय 15 से 25 दिन की अवस्थाओं पर खेतों में खड़ी हैं, जिसमें खरपतवार भी इस समय देखे जा सकते हैं। किसान भाइयों, आप तो जानते ही हैं कि गेहूं की फसल को सबसे अधिक हानि ये खरपतवार ही पहुंचाते हैं। इसलिए गेहूं की फसल को खरपतवारों से मुक्त रखने के लिए कौन कौन सी तकनीकें अपनाई जाएं, आइए जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र लखनऊ के डॉक्टर अखिलेश कुमार दुबे से। देखिए, जो किसान भाई गेहूं की पैदावार अच्छी चाहते हैं तो उनको खरपतवार नियंत्रण पे विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि हमारे जो गेहूं की पैदावार है वो करीब 20 से 25% खरपतवार के द्वारा प्रभावित होती है। तो इसके लिए बहुत सारी जो है बाज़ार में दवाएं हैं, और इसमें जैसे सल्फोसल्फ्यूरान प्लस मेटसल्फ्यूरान है, तो ये जो है दवा बहुत ज़्यादा प्रभावी पाई गई है। गेहूँसा एवं जंगली जई आदि पतली पत्ती वाले खरपतवारों के नियंत्रण के लिए आइसोप्रोट्यूरान 75 WP की 1.25 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर अथवा सल्फोसल्फ्यूरान की 33 ग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के 20 से 25 दिन बाद 500 से 600 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। सकरी और चौड़ी पत्ती दोनों प्रकार के खरपतवारों को एक साथ नियंत्रित करने के लिए सल्फोसल्फ्यूरान 75 WP की 33 ग्राम मात्रा अथवा मेट्रीब्यूजिन 70 WP की 250 ग्राम प्रति हेक्टेयर अथवा सल्फोसल्फ्यूरान 75 WP एवं मेटसल्फ्यूरान मिथाइल 5 WG की 40 ग्राम मात्रा पहली सिंचाई के बाद 500 से 600 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। और आपको ये देखना है कि हम अगर समय से सिंचाई कर लिए तो सिंचाई के बाद ही खरपतवारनाशी का प्रयोग करें, क्योंकि अगर आपके खेत में नमी नहीं है तो ये खरपतवारनाशी का आप उपयोग करेंगे तो वो उतना प्रभावी नहीं होती है। दूसरा, मार्केट में जो आपके पास चाहे वो हाथ से चलाने वाली मशीन हो या बैटरी चालित मशीन है, उनमें 3 बूम नाजल 200 से 250 रुपए के नाजल आते हैं। प्लास्टिक के नाजल हैं, स्टील के नाजल हैं, उसको खरीद करके अपने जो पुराना नाजल है उसी में उसको फिट कर देते हैं 3 बूम नाजल को, और जब हम छिड़काव करते हैं तो वो पूरा एकरास पूरी ज़मीन को कवर करता है। कहीं पे ऐसी जगह नहीं छूटती कि जहाँ पे वो दवा न पड़ती हो। उससे क्या है कि हमारे सारे के सारे खरपतवार जो है ख़त्म होते हैं। और दूसरा, उसमें जो आप 3 लेबर जो छिड़काव करेगा वो 1 लेबर जो है उसको छिड़काव कर सकता है उतना क्षेत्रफल का। तो हमारा ये आग्रह किसान भाइयों से, और जब भी दवा का छिड़काव करें मौसम खुला हो, क्योंकि अभी जो है कोहरा पड़ने लगता है, अगर प्रकाश नहीं पड़ता है तो जो पौधों में जो खरपतवार में रंध्र हैं जिसको हम स्टोमेटा बोलते हैं वो नहीं खुलते हैं। तो जब वो नहीं खुलेंगे तो दवा जो है अंदर पौधे के नहीं जाएगी खरपतवार के, तो जिससे खरपतवार जो है नहीं मरेंगे। और जब भी जो सॉल्यूशन घोल बनाएं उसमें जब दोबारा दवा इस्तेमाल करें तो उसको किसी अच्छे लोहे का राड न प्रयोग करें, कोई डंडी का प्रयोग करें, और उसको बार बार जो है मिला करके, और पहले जो है टंकी के अंदर पानी डालें, आधी टंकी भर लें, फिर दवा डालें, फिर पानी डालें, और फिर उसको पूरा मिक्स करके फिर छिड़काव करें, तो उससे बहुत बेहतर जो है परिणाम मिलेगा। और हम किसान भाई से एक और आग्रह करेंगे कि बहुत सारा किसान भाइयों ने टीवी पे देखा होगा कि वो पुआल को अपने जला देते हैं, या जो फसल अवशेष है, गन्ने की पत्तियां हैं या अन्य फसल अवशेष हैं, उसको जला देते हैं। तो हमारा उनसे आग्रह है कि जो किसान भाई अभी बुआई करने वाले हैं, यदि आप पुआल का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आप पुआल को बुआई से पहले एक जगह इकट्ठा कर लें, और गेहूं की बुआई करने के बाद 1 से 1.5 अंगुल मोटी परत जो है आप पूरे खेत में बिछा दें, और इसमें गेहूं का जमाव बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होता है। और खरपतवार, विशेषकर जो फिलरिस माइनर है, जिसको गेहूं का मामा किसान बोलचाल की भाषा में बोलते हैं या गुल्ली डंडा बोलते हैं,
इसके जमाव में काफ़ी कमी हो जाएगी। और धीरे धीरे खरपतवार जो है जब पहली सिंचाई करने लगे तो उसमें यूरिया का जो है 30% ज़्यादा उपयोग करें, क्योंकि जब पुआल सड़ने लगता है तो जो उसमें बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं उनको जो है नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है। तो अगर हम यूरिया की मात्रा ज़्यादा देंगे तो हमारा जैसे ही हम सिंचाई करके पहली टॉप ड्रेसिंग करेंगे तो ये पूरा का पूरा हमारा जो है पुआल डाले रहेंगे या फसल अवशेष डाले रहेंगे वो जो है उसमें सड़ जाएगा और वो खाद के रूप में काम करेगा। और इसका परिणाम होता है कि जब किसान भाई गेहूं के बाद दूसरी फसल लेते हैं तो वो फसल हमारी बहुत अच्छी होती है और हमारे जो ज़मीन के जीवांश पदार्थ की मात्रा है वो जो है बढ़ती है। प्रदेश के जिन किसान भाइयों ने आम के बाग लगा रखे हैं वो फल वृक्षों से अधिक फलत प्राप्त करने हेतु कौन कौन से जरूरी कार्य करें, इस विषय पर विस्तार से बता रहे हैं चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कानपुर के सेवानिवृत्त वैज्ञानिक डॉक्टर PN कटियार। किसान भाइयों, हम आम को फलों का राजा यूं ही नहीं कहते हैं, उसके कुछ कारण हैं। स्वाद में उत्तम, पोषकता में उत्तम, विटामिन ए का रिच सोर्स, सबसे महत्वपूर्ण जो इसका अंश है वो है विटामिन ए, जो रतौंधी जैसी बीमारियों को नियंत्रित करती है। इसके बगीचे से तुलनात्मक दृष्टि से अन्य फलों की तुलना में ज़्यादा अच्छा लाभ प्राप्त किया जा सकता है, बशर्ते कि हम बाग की अच्छी देखरेख करें। सबसे पहली देखरेख किसान भाइयों आती है कि बगीचे में खरपतवार न दिखाई दें, और खरपतवार नष्ट करने के लिए हल्की गुड़ाई, केवल 3-4 इंच गहरी गुड़ाई कर दें, खरपतवार नष्ट हो जाएंगे। दूसरा लाभ हवा का प्रवेश, मिट्टी में हवा का प्रवेश हो जाएगा। कुछ ऐसे बेसिक एलिमेंट जो हवा से ही प्राप्त होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, वो ऐसे पोषक तत्वों का मिट्टी में प्रवेश हो जाएगी और मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाएगी। तीसरी बात किसान भाइयों, इस समय सिंचाई की ज़रूरत नहीं है। इस समय हमारे पेड़ आराम कर रहे हैं, रेस्टिंग पीरियड में हैं, उन्हें हम आराम करने दें। किसान भाइयों, कि हम सामान्य रूप से पेड़ को समझने की कोशिश करें। आप देख रहे हैं कि ये पेड़ हमारे सामने खड़ा है, इसकी पत्तियां ये सूख रही हैं किनारों से, और ये ओल्डर लीव्स हैं, पुरानी पत्तियां हैं। ये नई पत्ती है और ये पुरानी पत्ती है। पुरानी पत्ती के किनारे सूख रहे हैं। ये संकेत दे रहा है कि हमारे पेड़ को नाइट्रोजन की आपूर्ति पर्याप्त नहीं हो रही है, नाइट्रोजन की डिफिशियंसी है। हमें संतुलित मात्रा में खाद और उर्वरक का प्रयोग करना चाहिए। उस खाद और उर्वरक के प्रयोग करने का समय 2 बार आपको बताया, हर साल में जून के महीने में और अक्टूबर के महीने में। जून और अक्टूबर में 2 बार संतुलित मात्रा में खाद और उर्वरक का प्रयोग करिए, आपूर्ति हो जाती है, पौधे की वृद्धि और विकास उत्तम हो जाता है। चौथी बात किसान भाइयों, कि कीड़े और बीमारी हमेशा पेड़ों पे ही जिंदा रहती हैं। आज आवश्यकता है कि हम प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, हम बाद में सुरक्षा के उपाय करें। इससे अच्छा ये है कि हमें सुरक्षा करनी ही ना पड़े। उसकी बेहतरी के लिए पहले ही हम एक छिड़काव घुलनशील गंधक का, इस समय अच्छी ठंडी पड़ रही है, सबसे बढ़िया है घुलनशील गंधक सल्फर, और 1 कीटनाशक दवा मोनोक्रोटोफास, 2 ग्राम घुलनशील गंधक और 1.5 मिलीलीटर मोनोक्रोटोफास। इसको 1 लीटर पानी की दर से, 10 लीटर की बाल्टी है तो ये घोल बना लें और पूरे पेड़ को बेहतर तरीके से धुलाई कर दें। हम छिड़काव की बात करते हैं, छिड़काव से मकसद हमारा यही है कि उस पेड़ को ऐसा धुल दें कि दवा का हर अंश हर पौधे के हर भाग पर जाए, ताकि कीड़े की सुरक्षा भी हो और जो बीमारी पैदा होने वाली है उस बीमारी से भी सुरक्षा हो। जो खर्रा रोग जैसी बीमारियां आती हैं वो, उसके लिए घुलनशील गंधक सबसे उपयुक्त दवा है। किसान भाइयों, जब हम फसल सुरक्षा की बात करते हैं, आम के बाग में ये देखा गया है कि प्रायः दीमक का प्रकोप पाया जाता है। हमारे सामने ये पेड़ खड़ा हुआ है, देखें ये दीमक ने इसके तने की छाल को खा रखा है। अब इस छाल के दीमक द्वारा खाने से इस पौधे की वृद्धि और विकास दोनों ही प्रभावित हो रहे हैं। जनरली ये मिट्टी में जमीन के नीचे रहता है। इसको नष्ट करने के लिए एक दवा आती है क्लोरपायरीफास, जो 2 से 2.5 लीटर दवा
प्रति हेक्टेयर के बगीचे के लिए पर्याप्त होती है। जो पानी का स्रोत होता है, जहाँ से पानी जाता है, 1 लीटर के डिब्बे में एक बारीक छेद करके और उस पानी के स्रोत पर रख दिया जाता है। जब वो पानी आगे फैलता है तो उसके साथ ये कीटनाशक दवा भी जाती है। यदि 3 बार आपने ये दवा का प्रयोग कर दिया तो निस्संदेह ये दीमक का प्रकोप कम से कम हो जाएगा या ख़त्म हो जाएगा। यद्यपि स्थायी रूप से दीमक के नियंत्रण के लिए जरूरी है कि दूसरे या तीसरे साल में इसी दवा का प्रयोग करते रहें तो ये दीमक नहीं आएगा। आम के बाग में गुजिया कीट को पौधों पर चढ़ने से रोकने के लिए दिसंबर माह में भूमि से लगभग 40 सेंटीमीटर ऊपर पेड़ के तने के चारों तरफ मिट्टी की पतली परत चढ़ाकर 400 गेज की मोटी सफेद पॉलीथीन की 25 सेंटीमीटर चौड़ी पट्टी लपेटकर सुतली से बांध दें। यदि गुजिया कीट की संख्या अधिक हो तो प्रत्येक पेड़ में क्लोरोपाइरीफास 250 ग्राम की दर से तने के चारों ओर गुड़ाई करके मिट्टी में मिलाने से गुजिया कीट का नियंत्रण किया जा सकता है। ये यदि सामान्य देखरेख के तौर पे आपने इतनी क्रियाओं को कर लिया तो निस्संदेह आपके बगीचे से के पौधों को अच्छा वृद्धि और विकास होगा। उससे प्राप्त होने वाले जो फल होंगे उत्पादन की दृष्टि से भी अच्छा होगा और गुणवत्ता की दृष्टि से भी अच्छा होगा। किसान भाइयों, हमारे कार्यक्रम का मकसद है देश और प्रदेश के किसानों तक खेतीबाड़ी की नई तकनीकों को पहुंचाना, ताकि हमारे किसान अपनी खेती से अधिक लाभ कमा सकें। और इसके लिए हम समय समय पर आपको सफल किसानों के गुर बताते रहते हैं, ताकि आप इनके अनुभवों का लाभ उठा सकें। और इसी के तहत आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं जिला रांची के गांव मुर्गी के रहने वाले प्रगतिशील किसान शिवदेव यादव से, जो कि टमाटर की खेती करके अच्छी आमदनी कमा रहे हैं। तो चलिए जानते हैं इनके अनुभवों को। राज्य में कृषि के क्षेत्र में बदलाव साफ दिखाई देने लगा है। आज झारखंड राज्य कृषि में बड़ी तेजी से विकास कर रहा है। इस राज्य में अब छोटे किसान भी बड़ी संख्या में कृषि की उन्नत तकनीकियों के साथ मिट्टी से सोना उपजाने के लिए जेतोड़ मेहनत कर रहे हैं। साथ ही खेती में सफलता की नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। ऐसे ही किसानों में से एक है रांची जिले के गांव मुर्गी में रहने वाले किसान शिवदेव, जो कि पहले पुरानी कृषि पद्धति से खेती करते थे, लेकिन अब ये उन्नत बीज और कृषि तकनीक से टमाटर की खेती कर रहे हैं, जिससे उन्हें पहले की अपेक्षा टमाटर की फसल से अधिक आमदनी मिल रही है। मैं 2.5 एकड़ में टमाटर की खेती किया हूँ और पहले से भी करते हैं। अभी तोड़ाई चल रहा है, उसमें 500 से 600 का कुंटल उत्पादन मिल रहा है। पूरे 2.5 एकड़ में हम इसको सितंबर में लगाए हैं। लगाने के लिए खेत का तैयारी पहले जुताई हुआ। जुताई में खर्च हुआ 5,000, बीज में हुआ 6,000 रुपया और आपका दवा में 5,000 रुपया उसमें भी हुआ है। कुल जो खर्च है 40,000 रुपया मेरा खर्च आता है। और टमाटर रेट के हिसाब से आपका 35-40 हज़ार का बेच चुका हूँ और 1.5 लाख से ऊपर अभी बिकेगा। अगर टमाटर की खेती में इनके आय व्यय की बात करें तो इन्होंने बताया कि प्रति एकड़ टमाटर की खेती करने पर औसतन 50,000 रुपए का खर्च आ रहा है और ये किसान बाजार में टमाटर 8 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेच रहे हैं, जिससे प्रति एकड़ 2 लाख रुपए की आमदनी मिल रही है। अब इस आमदनी में से इनका खर्चा घटा दें तो इन्हें टमाटर की फसल से प्रति एकड़ 1.5 लाख रुपए शुद्ध आमदनी मिल रही है। और ये जो टमाटर है अगस्त का लास्ट में लगाए हैं। लगाने से पहले खेत का तैयारी जुताई किए 4 बार और आपका दाना का बिचड़ा किए। जब 25 दिन का नर्सरी तैयार हुआ पौधा तो फिर लगाना शुरू किए। लगाने से पहले अपना खेत में लाइन से लाइन पौधा से पौधा दूरी 1.5 फीट का अंतराल है। किसान भाइयों, इन्होंने नर्सरी तैयार करने के बाद खेत की तैयारी अच्छे तरीके से करके खेत में 1.5 फीट की दूरी पर क्यारियों को बनाया। इसके बाद इन्होंने तैयार टमाटर की पौध को 1.5 फीट की दूरी रखते रोपाई की। इनका कहना है कि खेत की तैयारी के समय इन्होंने कई निजी कंपनियों की जैविक खादों का प्रयोग किया था। रोपाई के बाद मौसम को देखते हुए इन्होंने फसल की सिंचाई की, साथ ही
फसल की विभिन्न अवस्थाओं के अनुसार फसल में पोषक तत्वों की पूर्ति की और समय समय पर मजदूरों की सहायता से खरपतवारों को निकलवाते रहे। समय समय पर इसका खरपतवार निकालते रहे। दवा 10 दिन के अंदर में डालते रहे। जरूरत पड़ने पर खाद में DAP डाले। कीड़ा मकोड़ा समय से दवा का प्रयोग करते रहे। इस तरह से हम टमाटर की खेती कर रहे हैं। किसान भाइयों, इन्होंने बताया कि टमाटर की फसल पर फूल आने की अवस्था पर रस चूसने वाले कीटों का प्रकोप हुआ था, जिसके नियंत्रण के लिए इन्होंने पहले नीम के तेल का फसल पर छिड़काव किया और जब फसल पर फल छेदक कीटों का प्रकोप हुआ तब इन्होंने मैलाथियान दवा का छिड़काव किया था। इनका कहना है कि फसल में किसी भी तरह के रोगों का प्रकोप नहीं हुआ है और अभी भी इनके खेत में टमाटर की तुड़ाई चल रही है। इनका कहना है कि टमाटर की फसल से प्रति एकड़ 250 से 300 क्विंटल पैदावार मिल रही है। जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम नरही, जिला बलिया के धन्नू राय ने। आपने हाइड्रोपोनिक्स से हरा चारा उगाने की तकनीक के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। ये मशीन जो है पूर्णतः विद्युत पर निर्भर है, इलेक्ट्रिसिटी पर। ये मशीन जो पीछे लगी हुई है हमारी, इसको 24 घंटा निर्बाध रूप से इलेक्ट्रिक की जरूरत पड़ेगी। ये इसमें एक कह सकते हैं कांस्टेंट है कि हमको इसमें बिजली का हमेशा निर्बाध रूप से आपूर्ति करनी पड़ेगी, तभी हमारा मशीन चल सकेगा और हमारा जो हरा चारा का उत्पादन है वो सही ढंग से हो सकेगा। हाइड्रोपोनिक्स तकनीक से हरे चारों को उगाना बड़ा ही सरल है। इस तकनीक से चारे की उपलब्धता को वर्ष भर आसानी से बनाए रखा जा सकता है। इस तकनीक से खेती करने के और कौन कौन से लाभ हैं, आइए देखते हैं। इसके लिए हम लोग बैकअप में जनरेटर का भी उपयोग कर सकते हैं, और नहीं तो जो इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिक पावर है, उससे काम इसका चल जाएगा। इसमें जैसे कि आप देख रहे हैं पीछे में हमारा ये 2-2 टन का AC लगा हुआ है। तो इसके अलावा इसमें मोटर लगा हुआ, पंप, पानी का पंप लगा हुआ है, पानी का मोटर भी लगा हुआ है। साथ में टैंक बगल में लगा हुआ है जो जहाँ से पानी हमारा स्टोर रहता है और पानी का उपयोग होता है। इसमें निर्बाध रूप से पानी और बिजली, ये दोनों की आवश्यकता पड़ेगी, तभी ये काम कर पाएगा। 3 से 5 किलोग्राम मक्के, जौ या अन्य अनाज के बीजों को 12 घंटे तक 15 लीटर पानी में भिगोते हैं और पानी में हर्बोसोल रसायन को मिलाते हैं। इससे बीजों का अंकुरण जल्दी होता है। 12 घंटे के बाद बीजों को निकालकर 24 घंटे तक भीगे हुए बोरे में रख देते हैं। इसके बाद जब बीजों का अंकुरण हो जाता है तब उसे ट्रे में रखते हैं। इसमें जो हम लोग उपयोग करेंगे, जो भी ग्रेन उपयोग करेंगे, जो भी अनाज उपयोग करेंगे, खास करके जैसे मक्का की हम बात करें, तो वो ऐसा हम बीज लेते हैं जो जमने योग्य हो। कोई जरूरी नहीं है कि इसके लिए हम हाइब्रिड का ले आकर के रखें, लेकिन वैसे जैसे कंपोजिट वैरायटी ही है जो जम सके, जिसकी जर्मिनेशन परसेंटेज अच्छी हो, 80% से ऊपर हो, वैसे बीज का हम इसमें प्रयोग करेंगे। और इसका यही ध्यान हमको मुख्य रूप से रखना पड़ेगा कि वो जर्मिनेट कर जाए। जर्मिनेट करने वाला ही बीज का हम इसमें प्रयोग करेंगे, और जब 7 से 8 दिन के बाद से हमारा ये फसल तैयार हो जाता है और फिर उसको हम लोग हरे चारे के उपयोग कर लेते हैं। प्लेट्स रखे हुए हैं, बैठा हुआ है, इसका इस तरह से इस्तेमाल किया गया है कि प्रतिदिन लगभग हम लोग इसका जो कैपेसिटी है 1 क्विंटल 20 kg करीब प्रतिदिन इसमें हम लोग ग्रेन डालेंगे, ठीक है। और ये 7वें से 8वें दिन वो हमारा तैयार हो जाएगा, तो एक चक्र बन जाएगा। तो जिसमें जैसे कि आप पहला दिन डाले, फिर दूसरा दिन डाले, तीसरा दिन डाले, चौथा दिन डाले, 5वां दिन डाले, 6ठा दिन डाले, 7वां दिन डाले, तो 8वें दिन में आपको हरा चारा लगभग 8 क्विंटल के आसपास आपको हरा चारा मिल जाएगा। और फिर जैसे आप हरा चारा को हार्वेस्ट करेंगे, फिर नीचे वाला जो प्लेट खाली होगा, फिर उसमें हम लोग ग्रेन डाल देंगे। तो ये लगातार एक चक्र चलता रहेगा और
प्रतिदिन आप चाहेंगे तो प्रतिदिन हार्वेस्ट होगा और प्रतिदिन आपको उसमें दाना डालना होगा। तो एक तरह का ये चक्र बना रहेगा, लगातार इसमें हम डालते रहेंगे तो हमको हमेशा हरा चारा उपलब्ध होता रहेगा। सावधानी ये बरतने की है कि इसका जो टेम्परेचर वगैरह सेट करना है उसको ध्यान से पूर्वक सेट करना होगा, और साथ सबसे बड़ा चीज़ है जो गुणवत्ता पूर्ण बीज का उपयोग करना पड़ेगा। वैसा बीज जो बढ़िया से जर्मिनेट हो, उसका पहले से हम लोग जर्मिनेशन देख सकते हैं कि हाँ जी ये बीज अगर अच्छा से जर्मिनेट हो रहा है तो हम उसी को डालेंगे। अन्यथा क्या होगा कि हमारा बीज तो चला जाएगा, वो जाकर के सड़ जाएगा, क्योंकि इसमें अंकुरण नहीं होगा तो इस स्थिति में वो हमारा खराब हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अगर कोई चीज़ है तो हमको ये चीज़ का चुनाव करना पड़ेगा कि वैसे बीज जो जन्म सके। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए काफी उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadata@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें जॉन डियर निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। ब्लैक राइस धान की खेती से बढ़ेगी किसानों की आमदनी। हरी फलियों की अच्छी उपज के लिए राजमा की फसल में जरूरी कार्य। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी पूरी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।